तो चलिए बहुत बहुत स्वागत क्या है आपका हमारे इस वीडियो में। तो सबसे पहले सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। उसके बाद आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये सिंपल सेट तीसरा, ये 80 क्वेश्चन का एक सेट लेकर आया हूँ मैं आपके सामने। तो सारे क्वेश्चनों का उत्तर मैं आपको बताऊंगा आज, वो भी बिना देर के हुए। हम शुरू करते हैं 80 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का आपके लिए। तो चलिए पहला प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर एमोल ने किस पद पर नियुक्त किया? जैसा कि आप देख रहे हैं टिक लगा हुआ है, प्रधानमंत्री पद पे। किस पे? प्रधानमंत्री पद पे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई? फ्रैंकफर्ट की जो संधि थी उस पर हस्ताक्षर कब हुई? उसका सही उत्तर हो जाएगा 1871। क्या हो जाएगा बच्चों? 1871। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो वो उसका उत्तर हो जाएगा सीडान। क्या हो जाएगा बच्चों? सीडान के युद्ध का। सीडान के युद्ध के बाद क्या हुआ था? जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। चौथा प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है बच्चों रूस का सम्राट। क्या होता है? रूस का सम्राट। हमारा पांचवा प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक जो समाजवाद उसकी अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा बच्चों? कार्ल मार्क्स। हमारा छठा प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? अगस्त 1905 में, फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में या दिसंबर 1917 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा नवंबर 1917 में। बोल्शेविक की क्रांति कब हुई बच्चों? नवंबर 1917 ईस्वी में। सातवां प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं? फ्रांसीसी शासक वर्ग, कोलोन या जनरल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलोन। क्या हो जाएगा बच्चों? हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसते थे उसको हम कोलोन कहते थे। क्या कहते थे? कोलोन। हमारा आठवां प्रश्न है, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1965 में, 1968 में, 1970 में या 1975 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1975 में। क्या हो जाएगा बच्चों? 1975 में। हमारा नौवां प्रश्न है कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? हनोई, नोम पेन, बैंकॉक, ओटावा? तो इसका सही उत्तर होगा नोम पे। क्या हो जाएगा बच्चों? नोम पे जो है वो किसकी? कंबोडिया की राजधानी है। उसके बाद हमारा 10वां प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 1923 गांधी जी, 1925 के.बी. हेडगेवार, 1934 जयप्रकाश नारायण या 1939 सुभाष चंद्र बोस? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1925 के.बी. हेडगेवार। के.बी. हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। हमारा 11वां प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन जो हुआ था का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस वर्ष अधिवेशन में पारित किया था? तो किस वर्ष के अधिवेशन में कांग्रेस ने पारित किया था कि असहयोग आंदोलन होना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिसंबर 1920। क्या हो जाएगा बच्चों? दिसंबर 1920 का जो अधिवेशन था जो कि नागपुर में हुआ था, वहां असहयोग आंदोलन की चर्चा चली थी। हमारा 12वां प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी बच्चों? 13 अप्रैल 1919 को। हमारा 13वां प्रश्न है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा और आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की? जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 1854, 1907, 1995, 1923? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा बच्चों बी, 1907 में। कब की थी? 1907 ईस्वी में उन्होंने की थी। उसके बाद हमारा 14वां प्रश्न है, वाष्प चलित रेंज इंजन का आविष्कार किसने किया? जॉर्ज स्टीफेंसन, जेम्स वाट ने, रॉबर्ट फुल्टन ने, अब्राहम डार्बी ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंसन। क्या हो जाएगा बच्चों? जॉर्ज स्टीफेंसन ने वाष्प चलित रेंज इंजन का आविष्कार किया था। हमारा 15वां प्रश्न है, बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? 1851 में, 1885 में, 1907 में, 1914 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1851 में। बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों का मिल की स्थापना कब हुई? 1851 में। तो हमारा 16वां प्रश्न है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? मुंगेर, खगड़िया, पटना? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों पटना। क्या हो जाएगा सही उत्तर बच्चों? पटना हो जाएगा। चलिए, तो 17वां प्रश्न है हमारा, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग द्वारा एशिया और यूरोप में व्यापार होता था? प्राचीन काल में
किस मार्ग से या किस स्थल द्वारा जो पूरे विश्व में व्यापार हुआ, एशिया और यूरोप में 2 महादेशों में व्यापार हुआ करता था, वो कौन सा मार्ग था? तो उत्तरापथ या दक्षिणापथ या रेशम मार्ग या सूती मार्ग। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा रेशम मार्ग, जिसको हम सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? सिल्क रूट, रेशम मार्ग। चलिए, तो हमारा 18वां प्रश्न है, क्या है 18वां प्रश्न बच्चों? कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश या नेपाल में? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा बच्चों? भारत में। 19वां प्रश्न, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? भारत, जापान, चीन, अमेरिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा बच्चों? चीन। हमारा 20वां प्रश्न है, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? भारत में, जापान में, चीन में, अमेरिका में। भारत में, जापान में या चीन में या अमेरिका में? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा चीन। इसका तो सही उत्तर चीन ही होगा। इसका भी क्या होगा सही उत्तर बच्चों? चीन ही होगा। उसके बाद है कि 21वां प्रश्न, क्षेत्र की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, वो क्या है बच्चों? तो वो है अपने क्षेत्र कुपरिणाम क्या है बच्चों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलगाववाद। क्या हो जाएगा बच्चों? अलगाववाद। चलिए, हमारा 22वां प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? 22वां प्रश्न क्या है? पंचायती राज संसाधनों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? 72वां, 73वां, 74वां या 75वां से? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों 73वां संशोधन। कौन सा हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। उसके बाद हमारा 23वां प्रश्न है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? धर्म को समुदाय, किसी का धर्म कुछ है तो उस आधार पे समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सांप्रदायिक, जातिवादी, आदर्शवादी या धर्मनिरपेक्ष? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांप्रदायिक। क्या हो जाएगा बच्चों? सांप्रदायिक। हमारा 24वां प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? पंचायती राज अधिनियम भारतीय के किस संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 242, अनुच्छेद 243 या अनुच्छेद 244? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 243। क्या हो जाएगा बच्चों? अनुच्छेद 243। तो चलिए, हमारा 25वां प्रश्न है। हमारा जो 25वां प्रश्न है वो है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर निगम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों नगर निगम। क्या हो जाएगा? नगर निगम। 26वां प्रश्न है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांसदों पर। दल बदल कानून किस पे लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर। 27वां प्रश्न है हमारा, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के लिए जो अधिकार का आंदोलन हुआ, सूचना के लिए अधिकार आंदोलन हुआ था वो कहाँ से शुरुआत हुई? तो उसकी शुरुआत राजस्थान से हुई थी। कहाँ से हुई थी बच्चों? राजस्थान से हुई थी। चलिए, हमारा 28वां प्रश्न है, भारत में 1977 के आम चुनाव या लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? भारत में 1977 में की जो लोकसभा या आम सभा चुनाव हुई थी उसमें किस पार्टी को बहुमत मिला था? भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, जनता पार्टी को या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को? इसका सही उत्तर हो जाएगा जनता पार्टी को। किसको हो जाएगा बच्चों? जनता पार्टी को। तो चलिए, हमारा 29वां प्रश्न है अब, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1969 में, 1980 में, 1981 में या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1981 में। क्या हो जाएगा बच्चों? 1980 में, 1980 में इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा 30वां प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 अक्टूबर 1951 को या 15 सितंबर 1950 को या 15 मार्च 1950 को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 मार्च 1950। क्या हो जाएगा बच्चों? भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था।
हमारा 31वां प्रश्न है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? अशिक्षा, निर्धनता, विकास या विषमता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकास। लोकतंत्र की जो उपलब्धि है उनमें सबसे अधिक सहायक है विकास। क्या है बच्चों? विकास। तो चलिए हमारा 32वां प्रश्न है, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं? संघ सरकार का उदाहरण है वो है अमेरिका। क्या है? अमेरिका एक बहुत सारे राज्यों का संघ है। अमेरिका क्या है? बहुत सारे राज्यों का संघ है। हमारा 33वां प्रश्न है, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? राजतंत्र, लोकतंत्र या अधिनायकवाद या इनमें से कोई नहीं? तो लोकतंत्र जो है वो सरकार का सबसे अच्छा प्रकार माना जाता है। हमारा 34वां प्रश्न है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, मदन मोहन मालवीय। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। उसके बाद हमारा 35वां प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। तो इसका लोकतंत्र की जो सफलता है वो निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। किसमें? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अब 36वां प्रश्न है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा बच्चों? बिहार। अब हमारा 37वां प्रश्न है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मतलब अर्थव्यवस्था का मिश्रण बना हुआ है? अमेरिका, चीन, भारत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा बच्चों? भारत। हमारा 38वां प्रश्न है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को कहते हैं विकासशील देश, विकसित देश, अर्ध विकसित देश या अविकसित देश? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकसित देश। क्या हो जाएगा बच्चों? विकसित देश। जिस देश, अब 39वां प्रश्न है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? जिस देश की राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होती है वो क्या कहलाता है? वो भी विकसित देश ही। वो क्या कहलाते हैं? विकसित देश। क्या कहलाते हैं? विकसित देश कहलाते हैं। अब 40वां प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया है? आयकर या उत्पादन कर या बिक्री कर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयकर। क्या हो जाएगा बच्चों? आयकर। तो 40 प्रश्न, आधा प्रश्न समाप्त हो चुका है, हम आधे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा 41वां प्रश्न है, आय तथा उपयोग का अंतर कहलाता है विकास, मुद्रा, बचत या ऋण? आय और उपयोग का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है? वो बचत कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? अगर हम कुछ पैसा कमाते हैं उसमें कुछ खर्च देते हैं और जो उसका जो अंतर रहा बीच में उसको हम क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। हमारा 42वां प्रश्न है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? वित्त विभाग, वाणिज्यिक बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वित्त करेंसी नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। उसके बाद 43वां प्रश्न है, शेयर बाजार का नियामक संस्था है? शेयर बाजार की नियामक संस्था है SIDBI, स्टॉक एक्सचेंज, RBI या सेबी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज। इसका जो नियामक संस्था है वो कौन है बच्चों? स्टॉक एक्सचेंज है। हमारा 44वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1934, 1935, 1948 या 1951? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों बी नंबर। क्या हो जाएगा? 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। हमारा 45वां प्रश्न है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है? निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। समझ गए बच्चों? उसके बाद हमारा 46वां प्रश्न है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3, 4, 2 या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 भागों में। भारत के सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में बच्चों बांटा जा सकता है। 47वां प्रश्न है, मनरेगा शुरू की गई थी आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में या कर्नाटक में? तो मनरेगा की जो शुरुआत हुई थी बच्चों वो हुई थी आंध्र प्रदेश से। कहाँ हुई थी? आंध्र प्रदेश से। हमारा 48वां प्रश्न है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण आयात पर नियंत्रण, निर्यात पर नियंत्रण, विश्व अर्थव्यवस्था से संबंध या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा विश्व अर्थव्यवस्था से सामान्य। क्या हो जाएगा? विश्व अर्थव्यवस्था से सामान्य। चलिए 49वां प्रश्न है हमारा, 49वां प्रश्न है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? समाजवादी, पूंजीवादी या मिश्रित या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों मिश्रित। क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारे भारत में। 50वां प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? सूचना का जो अधिनियम अधिकार कानून था वो कब लागू हुआ? 2001 में, 2004 में, 2005 में या 2006 में? तो ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम कानून ये 2005 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 2005 में लागू हुआ था। हमारा 51वां प्रश्न है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? महात्मा गांधी, अन्ना हजारे, जिस्मरमैन, मेधा पाटिकर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिस्मरमैन। क्या हो जाएगा बच्चों? जिस्मरमैन। उसके बाद हमारा 52वां प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई मृदा, लाल मृदा, रेगुर मृदा या पर्वतीय मृदा? इसका सही उत्तर हो जाएगा रेगुर मृदा। हम ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी कहते हैं। हमारा 53वां प्रश्न है, देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू या स्वामी विवेकानंद जी ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? पंडित नेहरू ने। 54वां प्रश्न है, कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, व्हेल, डॉल्फिन या कछुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉल्फिन। क्या हो जाएगा बच्चों? डॉल्फिन। डॉल्फिन सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। हमारा 55वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक कौन राज्य है? ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक या गोवा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लौह अयस्क उत्पादक सबसे बड़ा राज्य कर्नाटक है। कौन है बच्चों? कर्नाटक है। हमारा 56वां प्रश्न है, बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादक राज्य है? झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ओडिशा। बॉक्साइट से क्या बनता है? अल्युमिनियम बनता है। तो इसका सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? ओडिशा है। हमारा 57वां प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोरा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जादूगोरा। यूरेनियम कहाँ से उत्पादन होता है? यूरेनियम का उत्पादन होता है जादूगोरा से। तो चलिए 58वें प्रश्न की ओर हम। तो हमारा 58वां प्रश्न है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम में। कहाँ है बच्चों? असम में। हमारा 59वां प्रश्न क्या है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण या शीतोष्ण, उष्ण आर्द्र या उष्ण शुष्क? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों उष्ण आर्द्र। क्या हो जाएगा? उष्ण आर्द्र जलवायु का के प्रकार की चावल एक पौधा है। बोकारो 60वां प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? जर्मनी, ब्रिटेन, रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से बच्चों? रूस के सहयोग से। हमारा 61वां प्रश्न है, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, लौह उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों बी। क्या हो जाएगा? उर्वरक उद्योग। सिंदरी किस लिए जाना जाता है? उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। हमारा 62वां प्रश्न है, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन, चितरंजन लोकोमोटिव, चीनी उद्योग या लौह इस्पात? तो सही उत्तर हो जाएगा चीनी उद्योग। क्या उपभोक्ता उद्योग है? क्या है बच्चों? उपभोक्ता उद्योग है। 63वां प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है रेलवे से, सड़क मार्ग से, जल मार्ग से, वायु मार्ग से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सड़क मार्ग से। जो स्वर्णिम चतुर्भुज है वो 4 बड़े शहरों को जोड़ता है, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई को। हमारा 64वां प्रश्न, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर, पटना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जमालपुर। क्या हो जाएगा बच्चों? जमालपुर। क्या हो जाएगा? जमालपुर में रेल वर्कशॉप स्थित है।
65वां प्रश्न, संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार राज्य के किस नगर में स्थित है? तो क्या हो जाएगा बच्चों? पटना। क्या हो जाएगा? पटना। इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है? राजमार्ग संख्या 2, राजमार्ग संख्या 3, राजमार्ग संख्या 5 या राजमार्ग संख्या 7? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजमार्ग संख्या 7। चलिए, हमारा 67वां प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये तो सब बच्चे जानते हैं कि बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चों? कोसी को कहा जाता है बिहार का शोक। किसको कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है बिहार का शोक। हमारा 68वां प्रश्न है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में अवस्थित है? भागलपुर, मुंगेर, जमुई या साहेबगंज में? तो इसका उत्तर हो जाएगा भागलपुर में। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर में स्थित है। 69वां प्रश्न है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, गोरखपुर, हाजीपुर, नई दिल्ली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। क्या हो जाएगा बच्चों? नई दिल्ली में। उसके बाद है 70वां प्रश्न, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं की ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावन प्रदर्शन करने की विधि को क्या कहते हैं? अस्तर रंजन कहते हैं, या पर्वतीय छायाकरण कहते हैं, या हैस्यूर कहते हैं, या तल चिन्ह कहते हैं? इसको हम हैस्यूर कहते हैं। इस चीज को क्या कहते हैं बच्चों? हैस्यूर कहते हैं। 71वां प्रश्न अब जो आपके सामने आ रहा है वह है, बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा है, या इनमें से कोई नहीं? तो बाढ़ क्या है बच्चों? एक प्राकृतिक आपदा है। क्या बच्चों? प्राकृतिक आपदा है। हमारा 72वां प्रश्न है, सुनामी किस स्थल पर आता है? स्थल, आसमान, समुद्र? इनमें से कोई नहीं। समुद्र में आता है। सुनामी कहाँ से आता है बच्चों? समुद्र से आता है। 73वां प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, टी तरंग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पी तरंग। क्या हो जाएगा बच्चों? पी तरंग सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचता है। 74वां प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा है? भूकंप, विस्फोट, आग लगाना या रासायनिक दुर्घटना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूकंप। कि भूकंप क्या है बच्चों? प्राकृतिक आपदा है। तो 75वां प्रश्न है, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? संसाधनों की खोज के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, दूरदर्शन के लिए, या संचार के लिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मौसम विज्ञान के लिए। किसके लिए बच्चा? मौसम विज्ञान के लिए। हमारा 76वां प्रश्न है, देश का सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन है? देश का सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन है? पंजाब, केरल, बिहार, झारखंड? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा बच्चों? बिहार। हमारा 77वां प्रश्न है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? अचानक, पूर्व सूचना के अनुसार, धीरे धीरे, या इनमें कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? धीरे धीरे आती है। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? धीरे धीरे आती है। हमारा 78वां प्रश्न है, मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यह उपयोग होता है हेलीकॉप्टर, दूरबीन, इंफ्रारेड कैमरा, या माइक्रोस्कोप? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा। क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। 79वां प्रश्न है हमारा, 79 नंबर का प्रश्न है, सुनामी संबंधित है स्थल से, आकाश से, समुद्र से, या इनमें से कोई नहीं? सुनामी किससे समुद्र है? ये समुद्र से संबंधित है। समुद्र में ही सुनामी आती है। चलिए, हमारा लास्ट और 80 नंबर का ये प्रश्न, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है? पाकिस्तान, ईरान, भूटान, या बांग्लादेश? तो सबसे ज़्यादा बाढ़ किस देश में आता है? वो आता है बांग्लादेश में। अगर ये सेट अच्छा लगा हो, आपके लिए लगता है उपयोगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके घर में कोई है 10th के बच्चे तो उनको शेयर कीजिए, या आप 10th के हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि आप पढ़ें और आपके जो दोस्त लोग हैं वो भी पढ़ें। धन्यवाद।